हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माइनिंग मिरर। अभी कुछ ही दिन रह गया है अपना CVT 2023 के लिए। तो जो भी MCQs में अपलोड कर रहा था बेस्ड ऑन रेगुलेशंस एक्ट और रूल, जो भी चैप्टर वाइज, वो सीरीज़ को करते हैं थोड़ा साइड में, उसको करते हैं थोड़ा पोस्टपोन। अभी फ़िलहाल जो आपके पास प्रिपरेशन टाइम बच गया है और मेरे पास जो अवेलेबल टाइम है, वो दोनों को ध्यान में देते हुए अभी हम लोग को जहाँ पे फोकस करना चाहिए वो होना चाहिए द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर CVT 2023। जो प्रोबेबल क्वेश्चन है, जो मेनली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम लोग का एग्जाम में आ सकता है, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि पिछला बार का क्वेश्चन हम लोग के पास है ही नहीं, खास करके मेटल का। ठीक है, तो 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम लोग के पास है नहीं। 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको हम लोग डिस्कशन किए हैं, और उसको अगर उसी के हिसाब से हम लोग फॉलो करते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को ऐसे ही मिल जाएगा जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होता है उसी को ही डिस्कशन करेंगे, और इसमें जो क्वेश्चंस हम लोग अभी देख चुके हैं और जो क्वेश्चन में चैप्टर वाइज अभी कवर करता आगे में, उसको भी मैं उसी में डाल दूंगा। तो आपका जो सिलेबस है वो सारा चीज़ आपको कवर हो जाएगा। बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि एक सेक्शन के ऊपर वीडियो बनाया जाए, खास करके जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है और नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस है, उसके ऊपर कुछ वीडियो और कुछ MCQs बनाने के लिए बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था। तो उसी को ध्यान में देते हुए अभी हम लोग चालू करते हैं आज से ही जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज। तो अभी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे SMP के ऊपर, जो है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। इसमें दोनों जो मेटल और कल दोनों के लिए जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होगा, खास करके जो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास वाले हैं, क्योंकि उसी में SMP को ज़्यादा फोकस करता है। और जितना भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, खास करके अगर आपको 150 क्वेश्चंस अपियर करना पड़ता है एग्जाम में, उसमें मिनिमम आपको 5 to 6 क्वेश्चन आता है SMP से। 5 से 6 क्वेश्चन आता है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान से। ज़्यादा हार्ड तो नहीं रहता है क्वेश्चन, लेकिन आता है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग भी इस वीडियो में देख लेंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं हम लोग SMP का जो कुछ थ्योरी हम बता देंगे, कैसे कैसे वो आया था, हिस्ट्री ऐसा कैसा है, और उसके साथ मेनली जो MCQs है उसको भी हम लोग लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू इन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले चलते हैं हम लोग का कंटेंट्स में। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या रखे हैं। फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन, रखते हैं कि SMP क्या है, कैसे आया। उसके बाद हिस्ट्री जो है, उसका बैकग्राउंड जो है। उसके बाद सर्कुलर, खास करके DGMS को जो सर्कुलर्स होता है ना SMP को लेके, वो सारा चीज़ इसमें हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जो SMP का डिफरेंट एस्पेक्ट्स होता है कि SMP में क्या क्या चीज़ रहता है, उसको देखेंगे। उसके बाद जो रिस्क असेसमेंट है, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ SMP। ये जो लिमिटेशन है ना SMP का, ये थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट होता है, मतलब एक डिफरेंट अप्रोच होता है, क्योंकि इसमें हम लोग फॉल्ट निकालेंगे कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या फॉल्ट है। लेकिन ये चीज़ अभी आपको ज़रूरत नहीं है, इसीलिए लिमिटेशंस को हम स्किप करेंगे। और जो लास्ट में चलेंगे जो MCQs है एग्जाम के लिए खास करके। तो चलते हैं पहले जो इंट्रोडक्शन में इसको ओवरऑल में एक बता देता हूँ कि जैसे हम लोग का माइंस चालू करते हैं कभी भी, पहले वो जंगल रहता है, पहले वर्जिन एरिया रहता है, उसके बाद हम लोग उसको ट्री कटिंग करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसको एक्सकावेट करते हैं, उसके बाद प्लानिंग करते हैं, उसके बाद जाके माइंस बनता है। माइंस में फिर मशीनरी हमको लगाते हैं, कौन सा मशीनरी लगाएगा वो भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सारा चीज़ को फोकस करते हुए वहाँ पे लास्ट में एक माइंस बनता है। तो माइंस में बहुत सारा चीज़ इन्वॉल्व रहता है, चाहे ऑपरेशन से हो, चाहे आपका मैन हैंडलिंग में हो, चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सिस्टम कोई भी हो। तो बहुत सारा चीज़ उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो साइमल्टेनियसली बहुत सारा काम भी चलता रहता है, बहुत सारा सेक्शंस भी रहता है। तो हज़ार टो जगह पे, हज़ार टो सेक्शन में, हज़ार टो सेफ और अनसेफ चीज़ भी रहता है, चाहे वो सेफ कंडीशन हो या अनसेफ कंडीशन हो, चाहे सेफ प्रैक्टिसेस हो या अनसेफ प्रैक्टिसेस हो, इस सारा चीज़ एक ही साथ में चलता है। तो हम लोग को SMP क्यों आया, पहले का जो माइंस था, जो धीरे धीरे अभी तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुके हैं हम लोग, लेकिन पहले जो माइंस था उसमें क्या था कि ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सब कोई मैक्सिमम क्या सोचते थे कि जितना भी एरिया मेरे को मिला है उसमें से जितना भी हो सकता है मैं आउटपुट निकाल लूँ। ठीक है, तो उस टाइम में सेफ्टी थोड़ा सा निगलेक्ट हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे बार बार एक्सीडेंट होने लगा, मैन पावर लॉस होने लगा, या बहुत सारा उसमें DGMS का गाइडलाइंस आने लगा, तो उसी में एक गाइडलाइंस आया था जिसमें हम लोग को बनाना है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। आपको सेफ्टी को मैनेज करके हर जगह पे चलना पड़ेगा, उसी के साथ आप आउटपुट जो भी आपका प्रोडक्शन है उसका आप टारगेट आप फुलफिल करिए। ठीक है, तो माइनिंग क्या ना बहुत बड़ा हजार्डस इंडस्ट्री है। मुझे लगता है वर्ल्ड का जो सबसे हजार्डस इंडस्ट्री में, खास करके जैसे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो गया, उसके बाद माइनिंग इंडस्ट्री आता है। ठीक है, इसमें क्या ना कब कहाँ क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए सबसे जो बेस्ट वे होता है, हम लोग को सेफ्टी बरत के ही चलना पड़ेगा।
और इसीलिए बोलते हैं द बेस्ट वे टू मैनेज ए माइन एक्सीडेंट इज टू प्रिवेंट इट। माइन एक्सीडेंट को रोकना है तो उसको प्रिवेंट करिए, पहले से ही आप उसको चालू करिए, उसको किस तरह से हम लोग होने ही ना दें, ठीक है। तो उसी के बेसिस में वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो आया वो आया खास करके जो 9th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है उसी से ही वो इवॉल्व हुआ। तो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो 9th वाला है वो हुआ था 2 और 3 फरवरी 2000 में एट न्यू दिल्ली। तो हम क्या करेंगे, अभी जो बात करें SMP, इसमें तो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में हम कुछ तो बता ही रहे हैं, लेकिन नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो आएगा। उसमें जितना भी सेफ्टी कॉन्फ्रेंस आज तक हुआ है, जो 12 हुआ है, सारा चीज़ को अब उसमें कवर करेंगे, खास करके MCQs, जो खास करके जो प्रोबेबल क्वेश्चन जो आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो अभी जो भी आपको देखने को मिलेगा उसमें से भी एक क्वेश्चन खुद से ही निकाल सकते हैं। तो 9th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 2 और 3 फरवरी 2000 में हुआ था एट न्यू दिल्ली, ओके। उसी में जो रिकमेंडेशंस आता है, ठीक है, तो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में जो रिकमेंडेशंस आता है उसमें नंबर 4 जो रिकमेंडेशन है उसमें दिया था टू डेवलप एन अप्रोप्रिएट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो भी हम लोग बात करेंगे सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो होता है वो होता है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सबको समझ जाएगा, लेकिन जब ऑप्शन में हेल्थ आएगा तो सबको लगेगा हेल्थ तो उसमें था ही नहीं, लेकिन वो जो उसका जो सही आंसर होता है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसमें आता है जो रिस्क असेसमेंट करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। पहले आप रिस्क असेसमेंट करिए कि क्या क्या हजार्ड्स है, उसमें क्या क्या रिस्क है और वो रिस्क किसके साथ इन्वॉल्व है, चाहे वो मशीनरी के ऊपर रिस्क है कि जो माइनर्स है उनके ऊपर रिस्क है, तो वो चीज़ को देखना है। तो ये पहले इंट्रोड्यूस हुआ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, 2000 में। लेकिन जो सर्कुलर आया हम लोग का DGMS का वो आया था 2002 में, ठीक है। उसके बाद उसी 9th सेंचुरी कॉन्फ्रेंस में नंबर 8 जो रिकमेंडेशन है उसमें भी आया था इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। तो वहाँ पे दिया था कि जो भी जितना भी मैकेनाइज्ड माइंस है और जिस माइंस में खास करके HEMM यूज हो रहा है, जो हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज यूज होता है, वहाँ पे अगर 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको वर्कमैन इंस्पेक्टर रखना है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर तो बाद में आया, क्योंकि अभी का जो रूल्स है उसमें है कि 500 या मोर होने से वहाँ पे आपको वर्कमैन इंस्पेक्टर रखना है। लेकिन इसमें जो लिखा है ना 100 और मोर, ये होता है कि 100 और मोर अगर वर्कर है तो वहाँ पे आपको सेफ्टी कमेटी बनाना है, जो कि अभी तक वैलिड है। उसके बाद जो सेफ्टी कमेटी जो बनेगा वो सेफ्टी कमेटी का टेन्योर होगा 2 ईयर्स, ओके। उसके बाद उसमें बहुत सारा आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि सेफ्टी कमेटी में जो जो मेंबर रहेंगे उनका जो ट्रेनिंग होगा वो ट्रेनिंग के कैसे आपको करना है, कहाँ पे करना है, किस किस कंडीशन में करना है, कब कब करना है, ये सारा चीज़ को उसमें वो इंट्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया जो रिकमेंडेशंस आ गया कि जो माइंस में आपका सेफ्टी कमेटी बनाना है। अब चलते हैं, उसके बाद फिर से रिपीट हुआ, जैसे एक बार एक कोई नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में आते हैं वो धीरे धीरे उसी को ही बेस करके नेक्स्ट सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में वो डिस्कशन होता है। तो आ गया फिर 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, तो 10th आ गया, वो हो गया 26 एंड 27 नवंबर 2007 में हुआ था, ठीक है। तो उसमें भी नंबर 8 जो है उसमें भी वही रिकमेंडेशन था कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो होगा उसमें आप इम्प्लीमेंट करिएगा, और उसमें बहुत सारा वो स्ट्रैटेजिक चीज़ दिया था कि किस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना है, पाथ फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दिया था कि आपको हर माइंस में रिस्क एनालिसिस करना है, ठीक है, रिस्क असेसमेंट करिए, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाइए, उसके बाद उसको फॉर्मुलेट कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके ऊपर सर्कुलर भी निकला। उसके बाद कैसे ट्रेनिंग देना है, बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो भी DGMS अपना टाइम टू टाइम अपना सर्कुलर में निकालता रहता है। तो ये आ गया 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में। तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ अभी सीखने को मिला, एक हो गया कि 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में इंट्रोड्यूस हुआ था सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, और 10th कॉन्फ्रेंस में आ गया, फिर जो भी है वो बाद में धीरे धीरे आने लगा। उसके बाद मेन यहाँ पे जो चीज़ है वो है सर्कुलर्स। सर्कुलर्स कौन सा सर्कुलर कब आया था, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को कौन सा सर्कुलर पहले इंट्रोड्यूस किया था, इस चीज़ को हम लोग को पहले जानना भी जरूरी है। तो फर्स्ट आ गया DGMS सर्कुलर नंबर 13 2002 में। इसमें ये आया था कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन, कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके ऊपर एक गाइडलाइन वो वहाँ पे जारी किया था 2002 में। उसके बाद और एक सर्कुलर आया था 2009 में, जिसमें आया था कि सिस्टम स्टडी एंड सेफ्टी ऑडिट फॉर द पर्पज ऑफ एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स एंड डेंजरस ऑकरेंस। उसके बाद आएगा 2016 में आया, 2014 में भी एक आया था, 2011 में भी एक आया था। तो अभी का जो लेटेस्ट वाला है, जो खास करके जिसमें एकदम गाइडलाइंस दिया है कि किस तरह से आपको फॉर्मुलेट करना है, किस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना है, वो आता है DGMS सर्कुलर नंबर 3 2019 में। ये जो आप राइट साइड में देख सकते हैं, इसमें सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया है, गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इन माइंस।
ये 3-4 पेज का है। तो अब चलते हैं हम लोग का एसएमपी के ऊपर कि एसएमपी क्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एसएमपी। इसमें बहुत सारा स्टेप्स होता है, खास करके यहाँ पे जैसे हम दिखा दिए हैं। एक ये हो गया आइडेंटिफाई द हैजर्ड एंड रिस्क एसोसिएटेड। उसके बाद रिस्क को आप इवेल्युएट करिए। उसके बाद उसका किस तरह से रिस्क को हम लोग कम कर सकते हैं, हैजर्ड को वहाँ से निकाल सकते हैं, उसको कंट्रोल मेजर्स आप डिसाइड करिए। उसके बाद उसको रिकॉर्ड करिए, उसके बाद रिव्यू करिए। ठीक है, बार बार उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि जो भी हम लोग एक्शन लिए हैं उसको कम करने के लिए वो सही है कि नहीं है, या और कुछ कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी एक एक स्टेप में, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं कि आइडेंटिफाई द हैजर्ड एंड रिस्क एसोसिएटेड। हैजर्ड क्या होता है? हैजर्ड होता है कि जो भी आपका माइंस में जिसमें पोटेंशियल है आपको हार्म पहुंचाने के लिए, उसको बोलते हैं हैजर्ड। तो वो हैजर्ड बहुत प्रकार का हो सकता है, वो मशीनरी से रिलेटेड हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड हो सकता है, ब्लास्टिंग से भी होता है। तो माइंस में हम लोग का बहुत सारा ऑपरेशन चलता रहता है, तो हर जगह हम लोग का हैजर्ड ही हैजर्ड मिलेगा। ठीक है, फिजिकल हैजर्ड। तो फिजिकल हैजर्ड हम लोग किसको बोलेंगे? फिजिकल हैजर्ड का एग्जाम्पल होता है, एक होता है नॉइज, डस्ट, रेडिएशन, टेम्परेचर। केमिकल हैजर्ड में क्या आता है? बहुत सारे केमिकल हम लोग को माइंस में भी यूज होता है, खासकर जैसे हम लोग को ऑयल्स हो गया, तो डिफरेंट ऑयल्स, ग्रीस हो गया, स्मोक जो होता है जो बर्न होकर निकलता है इंजन से, उसके बाद बर्न्स। उसके बाद बायोलॉजिकल हैजर्ड्स भी है, जैसे वाटर बर्न डिजीज हो गया, अनहाइजीनिक वर्कप्लेस हो गया। बायो मैकेनिक हैजर्ड से स्लिपिंग, ट्रिपिंग, फॉलिंग। साइकोलॉजिकल हैजर्ड ये एक डिफरेंट चीज़ है, एक अलग लेवल का हैजर्ड है ये साइकोलॉजिकल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन एरर जो होता है, हम लोग बात करते हैं कोई भी माइंस में या कोई भी ऑपरेशन में, ह्यूमन एरर उसका जो मेन रेस्पॉन्सिबल जो हैजर्ड जो चीज़ है वो होता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो साइकोलॉजिकल हैजर्ड में क्या क्या आता है देखिए। पोर प्रमोशन पॉलिसी, आपका जो लोगों का जो प्रमोशन पॉलिसी है वो अगर अच्छा नहीं होगा तो उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। उसके बाद रिपीटेटिव टास्क और जॉब, मतलब रिपीटेटिव मतलब एक चीज़ को बार बार उसी टाइप का काम करते हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो एक ही टाइप का काम करते हैं। खास करके जो सुपरवाइजर्स और जो थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव्स लेवल में रहते हैं उनका उतना रिपीटेटिव टास्क नहीं रहता है फिर भी, लेकिन जो ऑपरेशन रिलेटेड है वो डायरेक्टली रिपीटेटिव काम करते हैं। तो बार बार एक ही चीज़ को करने में क्या है ना, उनका दिमाग भी थक जाता है, एक टाइप का इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस आ जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद अगर ट्रेनिंग सही से नहीं मिला वो भी एक आता है। उसके बाद अगर आपको जाना आना में दिक्कत है। उसके बाद शिफ्ट वर्क जो होगा, नाइट शिफ्ट, खास करके नाइट शिफ्ट में तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर जो आदमी काम कर रहा है उसका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिकली वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट वहाँ पे रहता है। उसके बाद होम प्रेशर, मतलब घर में अगर कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है या कुछ भी इशूज़ है तो उसमें भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है। तो ये आता है साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स में। तो यहाँ पे जितना भी हैजर्ड्स आप देख सकते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, उसके बाद मशीनरी, इलेक्ट्रिकल, ब्लास्टिंग, एक्सकैवेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इस सारा चीज़ में हैजर्ड्स हम लोग का सिचुएटेड है। तो हम लोग का एसएमबी में क्या करना है कि हैजर्ड को पहले आइडेंटिफाई करिए कि हैजर्ड कहाँ कहाँ है, उसके बाद उसका रिस्क असेसमेंट करिए। तो चलते हैं अभी कि रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स। तो रिस्क में दो डायमेंशन है, एक हो गया कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट, और एक हो गया लाइक्लीहुड। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है कि वो डिफाइन करता है कि जो हैजर्ड वहाँ पर प्रेजेंट है वो कितना डैमेज करेगा, कितना आपका लॉस करेगा, वो हो गया कॉन्सिक्वेंस। लाइक्लीहुड क्या हो गया कि उसका चांस क्या है, उसका कितना परसेंटेज चांस है कि वैसा हो जाएगा। तो लाइक्लीहुड का भी दो चीज़ है, एक हो गया प्रोबेबिलिटी और एक हो गया एक्सपोजर। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि उसमें कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज़ हो जाएगा। एक्सपोजर का मतलब क्या होता है कि कितना आप एक्सपोज है उस हैजर्ड के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं अभी जो कॉन्सिक्वेंस, प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर में आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है कि कोई अगर बाई चांस फर्टिलिटी हो सकता है, इंजरी हो सकता है, प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है, प्रोडक्शन भी लॉस हो सकता है, तो वो हो गया आपका रिजल्ट। प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये आगे में हो सकता है, होगा, मतलब आप कंफर्म है कि ये हो जाएगा। क्वाइट पॉसिबल मतलब चांस है कि ऐसा हो सकता है। अनयूजुअल बट पॉसिबल मतलब ऐसा होता नहीं फिर भी हो सकता है। रिमोटली पॉसिबल बहुत बहुत कम चांस है इस टाइप का कुछ होने का। कंसीवेबल मतलब आप जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये हो गया प्रोबेबिलिटी में। एक्सपोजर हो गया कंटिन्यूस, मतलब आप अगर कंटिन्यूसली कोई मशीन चल रहा है तो वो कंटिन्यूस एक्सपोजर हो गया, आप हैजर्ड के साथ एकदम हमेशा वहाँ पे खड़े हैं। फ्रिक्वेंट मतलब कंटिन्यूसली मैंने एक फ्रिक्वेंसी में हो रहा है कि 8 घंटे में 10 घंटे में 12 घंटे में, ओकेजनल कभी भी कुछ कोई भी टाइम में, या रेयर जो कि बहुत रेयर केस है। तो ये नॉर्मली क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस, प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर ये तीनों आपस में रिलेटेड है। ये तीनों को लेके हम लोग रिस्क असेसमेंट करेंगे। तो चलते हैं अभी रिस्क इवैल्यूएशन में। ठीक है, तो रिस्क इवैल्यूएशन में दो प्रकार का है, एक हो गया जो क्वालिटेटिव है और एक हो गया क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव हो गया जो आपके पास अभी सामने में दो ठो टेबल देखने को मिल रहा है, एक है रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स लिखा है और एक है रिस्क असेसमेंट इनपुट जो है रिस्क कैलकुलेटर्स। तो
तो क्वालिटेटिव के लिए अगर देखेंगे कि वो एक माइंस में बहुत सारा हजार्ड्स रहता है, तो हर हजार्ड को या हर रिस्क को आप क्वांटिफाई ना करके अगर उसको किस तरह से आप प्रायोरिटाइज कर दिए कि कौन ज़्यादा रिस्क है, कौन सा थोड़ा सा कम रिस्क है, उसको हम लोग बोलेंगे क्वालिटेटिव के लिए। और क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि हम लोग एकदम मेजर करते हैं कि ये हजार्ड का रिस्क एनालिसिस करेंगे तो इसका स्कोर कितना आएगा, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकली। ठीक है, तो अभी चलते हैं यहाँ पे। एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जो रिस्क कैलकुलेटर से ये डीजीएमएस का दिया हुआ है, डीजीएमएस टेक सर्कुलर नंबर 01/2014 में। ठीक है, 2014 में ये सर्कुलर आया था, उसमें ये दोनों चीज़ दिया है। तो इसमें एक चीज़ मार्क करिएगा, इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें जो कलर्स यूज होता है वो कौन सा कलर है। जैसे ग्रीन आ गया, येलो आ गया, रेड आ गया, और एक आता है ऑरेंज। ठीक है, तो ये 4 कलर हम लोग यूज़ करते हैं ये दोनों रिस्क कैलकुलेटर में, ये हम बाद में बताएंगे। तो ये आ गया क्वालिटेटिव अप्रोच। अब चलते हैं क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में क्या आ गया, डीजीएमएस टेक्स्ट सर्कुलर नंबर 5/2016 में भी दिया है कि अगर आपका कितना परसेंटेज वर्क पर्सनस एम्प्लॉयड, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में कितना परसेंटेज ऑफ पर्सनस वहाँ पे एम्प्लॉयड है, तो उसी के हिसाब से वो यहाँ पे कैलकुलेट किया। जैसे अगर 40% से ज़्यादा लोग एक काम में इन्वॉल्व है, उसको हम लोग बोलेंगे कि उसका जो एक्सपोजर है वो मैक्सिमम है। जो 20 to 40% रहेगा तो उसका एक्सपोजर होगा हाई। उसके बाद 10-20 मीडियम, लो और वेरी लो। ठीक है, ये आ गया। और एक चीज़ यहाँ पे दिखाएंगे, ये कि सर्कुलर आया था डीजीएमएस टेक्स्ट सर्कुलर नंबर 13 2002 में, जो स्टार्टिंग में जो आया था, उसमें क्या है कि जो भी कंसिक्वेंस है, एक्सपोजर है और प्रोबेबिलिटी है, इस सब का एक स्केल दिया था। कंसिक्वेंस का यहाँ पे बहुत सारा स्केल है, एक्सपोजर का भी स्केल है और प्रोबेबिलिटी भी स्केल है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर दिया था कि रिस्क स्कोर इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस इंटू लाइकलीहुड। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस इंटू लाइकलीहुड हो जाएगा तो रिस्क स्कोर हो जाएगा, और लाइकलीहुड जो है वो है प्रोबेबिलिटी इंटू एक्सपोजर। तो रिस्क स्कोर क्या होगा, टोटली कॉन्सिक्वेंस इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू एक्सपोजर। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो आपको जितना भी यहाँ साइड में पॉइंट दिया है, अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन को या पर्टिकुलर चीज़ को वो मेंशन किया तो आपको उसी हिसाब से उसका रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसको निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, तब जाके रिस्क स्कोर आएगा। और जैसे ही आपको रिस्क स्कोर आता है उसको फिर से हम लोग को और एक टेबल में जाना पड़ेगा उसको जानने के लिए, जिसको बोलते हैं हम लोग रिस्क रेटिंग। ठीक है, अगर रिस्क स्कोर आपका 500 से ज़्यादा हुआ या 500 आया तो उसको हम लोग रिस्क रेटिंग लेंगे एक्सट्रीम रिस्क। और इसमें क्या होगा कि मे हैव टू स्टॉप ऑपरेशन और रिजम्पशन ओनली ऑन रेक्टिफिकेशन। उस टाइम में इमीडिएट आपको ऑपरेशन वहाँ पे बंद करना पड़ेगा, और जब तक आप उसको रेक्टिफाई नहीं करते तब तक काम नहीं कर सकते। रेक्टिफाई होने के बाद आप वहाँ पे काम रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिस्क स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 200 है, अगर 200 से ज़्यादा या 200 है तो वो हाई रिस्क में आएगा। उसमें क्या होगा कि आपको इमीडिएट वहाँ पे अटेंशन चाहिए, इमीडिएट वहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर किसी का रिस्क स्कोर 200 से सेम या 200 से कम आया तो वो आता है मॉडरेट रिस्क में। उसमें क्या है, जो मैनेजमेंट है उसको एक्शन लेना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू 20 है तो वो लो रिस्क में आता है, उसको रिव्यू करना पड़ेगा, वो बीच बीच में जाकर हम लोग को देखना पड़ेगा। तो एक बार आप हजार्ड आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद उसका रिस्क स्कोर निकालिए और रिस्क स्कोर को फिर टेबल में डालिए कि कौन सा कहाँ पे क्या हम लोग को एक्शन लेना है। ठीक है, तो ये आ गया बेसिक्स जो एसएमपी का है। ठीक है, और बहुत सारा अदर टूल्स है, जैसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस हो गया, प्रोसेस एनवायरनमेंट पीपल ईएमटी हो गया, फॉल्ट ट्री एनालिसिस हो गया, वर्क प्लेस रिस्क असेसमेंट कंट्रोल, ये बहुत सारे ऐसे टूल है जो एसएमपी में हम लोग को काम करता है। तो अब चलते हैं कि कंट्रोल मेजर्स कैसे आप डिसाइड करिएगा कि कौन सा कंट्रोल मेजर, मतलब कौन सा एक्शन लेंगे ताकि वो रिस्क या जो हजार्ड को हम लोग कंट्रोल कर पाए। उसमें आता है एक हायरार्की ऑफ कंट्रोल, एक पिरामिड है जिसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी पिरामिड। इसमें दिया है बहुत सारा यहाँ पे स्टेप्स, आपका कैसे कैसे आपको हजार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट आ गया एलिमिनेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा जो भी हम लोग अभी बात कर रहे हैं वो सारा क्वेश्चन के रिलेटेड है। फर्स्ट हो गया एलिमिनेशन, कि आपको पूरा हजार्ड को एलिमिनेट ही कर लिया, पूरा निकाल ही दीजिए। सब्स्टिट्यूशन, कि अगर उस हजार्ड को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और कोई प्रोसेस के द्वारा तो उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इंजीनियरिंग कंट्रोल, अगर आपको उस आइसोलेट कर दीजिए, मतलब जो हजार्ड है जो लोगों को हार्म पहुंचा सकता है उसको आप आइसोलेट ही कर दीजिए वो एरिया से या उस प्रोसेस से, तो वो आ गया इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर जो जैसे लोग काम करें, जो प्रोसेस होता है उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, वो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। उसके बाद आ गया पीपीई, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, वो हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसका पीपीई से यूज़ करके, पीपीई को यूज़ करके हम लोग ज़्यादा कोई हजार्ड को माने जो मेनली पोटेंशियल हजार्ड्स होता है उसको हम लोग इरेडिकेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है कि कौन सा स्टेप कितना हजार्ड को हम लोग कंट्रोल कर पाएगा वो यहाँ पे दिया हुआ है।
फर्स्ट हो गया एलिमिनेशन। एलिमिनेशन को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो उसमें आप 100% आपको हैजर्ड को आप कंट्रोल कर लिए। अगर सब्स्टिट्यूशन है उसका परसेंट है 75%, इंजीनियरिंग कंट्रोल है 50%, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल 30% और पीपी हो गया 5%। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो लोएस्ट कंट्रोल में आता है वो क्या है, वह है पीपीई, और जो हाईएस्ट में आता है वो है एलिमिनेशन। तो ये हो गया मोटा मोटी जो थियोरीज होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं मेनली एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, एनीथिंग दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। कोई भी चीज़ जिसमें पोटेंशियल है आपको हार्म पहुंचाने का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिस्क, hazard, डेंजर, बोथ ए एंड बी, या ऑल ऑफ द अबव? आंसर विल बी hazard, उसको हम लोग बोलेंगे hazard, आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लाइकली इट इज़ दैट द hazard विल कॉज एक्चुअल हार्म इज नोन एज। हाउ लाइकली मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो hazard आपको हार्म पहुंचाएगा वो कितना या कैसे पहुंचा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिस्क, hazard, डेंजर, या क्या? उसको बोलेंगे रिस्क। मतलब जो hazard है वो कितना रिस्क है आपको, आपके लिए, वो होता है हाउ लाइकली, कितना या किस प्रकार। आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 3, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, अगर हेल्थ और सेफ्टी को हम लोग ध्यान में रख के हम लोग बात करें, द डिग्री ऑफ हार्म दैट कुड बी कॉज्ड टू द पीपुल एक्सपोज टू द hazard इज कॉल्ड व्हाट। मतलब एक hazard में जितना भी पर्सन वहाँ पे एक्सपोज हुए हैं, वहाँ पे अगर कुछ हार्म पहुँचता है उनको, अगर कुछ हो जाता है वहाँ पे, तो वो कितना वहाँ पे इम्पैक्ट करता है, मतलब कितना आपको इम्पैक्ट किया, कितना हार्म पहुँचाया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, एक्सपोजर बोलेंगे, कंसिक्वेंस बोलेंगे, या लाइक्लीहुड, या नन? आंसर विल बी कंसिक्वेंस, मतलब उसका रिजल्ट क्या आया, जो hazard आपके ऊपर इम्पैक्ट डाला उसका रिजल्ट क्या आया। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द कंसिक्वेंस हैज द पोटेंशियल टू कॉज मल्टीपल फैटेलिटीज, मतलब एक साथ में बहुत सारे लोग वहाँ पे डेथ कर जाते हैं, या एक्सटेंसिव डैमेज कर रहा है एसेट्स को या एनवायरनमेंट को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीरियस, डिजास्ट्रस, कैटास्ट्रॉफिक, ग्रेव, या माइनर? आंसर विल बी कैटास्ट्रॉफिक। ठीक है, अगर मल्टीपल फैटेलिटीज होता है, आंसर विल बी सी। अगर सिंगल फैटेलिटी होगा या परमानेंट डिसेबिलिटी में किसी का होता है, या मेजर डैमेज करता है एसेट को या एनवायरनमेंट को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे डिजास्ट्रियस या मेजर। तो आंसर विल बी बी। Question number 6, if the percentage of persons exposed in the event of mishap is between 20 to 40, then the impact assessment of exposure will be। इसके बारे में हम लोग बात किए थे कि वहाँ पे एक, जैसे आप देख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ वर्क पर्सनस एम्प्लॉयड और इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ एक्सपोजर। अगर 40% से ज़्यादा लोग एक एरिया में, एक एक्टिविटी में एक्सपोज्ड हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्सिमम एक्सपोज्ड। अगर 20 to 40% है तो हाई, मीडियम, जो भी है। तो यहाँ पे पूछा है कि 20 to 40 है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली हाई, तो इसको आप याद रखिएगा। तो आंसर विल बी बी। सेम टाइप का अगर लेस दैन 20 यहाँ पे पूछा है, अगर लेस दैन 20% है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे लेस दैन 20, मतलब 20 से कम, मतलब 10 to 20 के अंदर। ये आंसर होगा मीडियम, तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 8, द रिस्क स्कोर ऑफ hazards इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग consequences विथ व्हाट। जो रिस्क स्कोर हम लोग निकालते हैं, तो रिस्क स्कोर क्या होता है कि कंसिक्वेंस इनटू लाइक्लीहुड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी, एक्सपोजर, लाइक्लीहुड, ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी लाइक्लीहुड, आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 9, द लाइक्लीहुड ऑफ hazards इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी विथ व्हाट। जो लाइक्लीहुड है उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर। ठीक है, तो यहाँ पे है, तो आंसर विल बी एक्सपोजर, आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द स्केल ऑफ कॉन्सिक्वेंस इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फैटेलिटी। तो यहाँ पे पूछ रहा है, जो स्केल के बारे में हम लोग बात किए, जो 2002 वाला सर्कुलर था उसमें दिया है, तो कॉन्सिक्वेंस का स्केल क्या है अगर उसमें सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फैटेलिटी है। तो उसमें एक टेबल आपको दिखाते हैं, यह हम लोग देखे थे कॉन्सिक्वेंस का स्केल। अगर सेवरल डेड है तो 5 है, 1 डेड है तो 1 है, सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फैटेलिटी है 0.3 है। ये जो टेबल्स है ना, ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होगा, आपको लग रहा होगा कि इतना सारा टेबल हम लोग कैसे याद रखें, लेकिन हमेशा इसको ट्राई करिए बार बार याद रखने के लिए। तो इसी हिसाब से बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फैटेलिटी मतलब यहाँ पे आ गया उसका स्केल 0.3, तो यहाँ पे आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द रिस्क स्कोर ऑफ ए जॉब विथ फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू द hazard विथ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ अनयूजुअल बट पॉसिबल कंसिक्वेंस ऑफ 1 डेड। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन दे दिया है, फ्रीक्वेंट एक्सपोजर दिया है,
अनयूजुअल बट पॉसिबल प्रोबेबिलिटी दे दिया है और कॉन्सिक्वेंस दे दिया 1 डेड। तो अभी कैलकुलेट किया रिस्क स्कोर कितना है। तो आपको टेबल को फॉलो करिएगा। अगर 1 डेड है तो कॉन्सिक्वेंस में तो इसका आ गया 0.1। अगर आपको प्रोबेबिलिटी में देखिएगा अनयूजुअल बट पॉसिबल यहाँ पे आ गया 3। उसके बाद जो स्केल अप एक्सपोजर है, अगर 1 कंटिन्यूस है, फ्रिक्वेंट है, जो भी है, यहाँ पे दिया है फ्रिक्वेंट एक्सपोजर। तो फ्रिक्वेंट मतलब हो गया डेली बेसिस में, हो गया 5। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा, 5 × 3 × 1 हो गया 15। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 12, अलार्प डिनोट्स टू व्हाट? अलार्प का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जितना भी ऑप्शन है उसको अच्छी तरह से देखिएगा। अलार्प होता है आज लो आज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, ठीक है। रीजनेबली पॉसिबल नहीं होता है, रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। तो यहाँ पे आंसर होगा आज लो आज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 13, हीरा डिनोट्स टू व्हाट? ये भी आता है। हीरा का मतलब क्या होता है? हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, ठीक है। तो हजार्ड ये आता है, आंसर विल बी सी। छोटा छोटा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा, पक्का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, द इंडिविजुअल रिस्क इज एक्सप्रेस्ड इन व्हाट? जो इंडिविजुअल रिस्क होता है, जो हम लोग बात करते हैं कि रिस्क कितना है, इंडिविजुअल रिस्क कितना आया, तो वो जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वो कौन सा यूनिट में? चांसेस पर 100, चांसेस पर 1000, चांसेस पर 10,000, चांसेस पर मिलियन, चांसेस पर बिलियन। आंसर विल बी चांसेस पर मिलियन। ये क्वेश्चन मेरा फर्स्ट क्लास एग्जाम में आया था, तो ये आएगा। तो आंसर विल बी डी, द इंडिविजुअल रिस्क, ठीक है, चांसेस पर मिलियन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट कम्स एट द लोएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल इन द कंट्रोल पिरामिड और हायरार्की ऑफ कंट्रोल? जो अभी हम लोग को आपको दिखाए थे कि जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल या कंट्रोल पिरामिड होता है, इसमें 5 स्टेप्स जो होता है, उसमें सबसे लोएस्ट लेवल में क्या है? यहाँ पे क्या था? यह था PPE, ठीक है। और ऊपर में था एलिमिनेशन, उसके बाद आया था सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद आ गया इंजीनियरिंग कंट्रोल, उसके बाद आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, उसके बाद आ गया PPE। तो यहाँ पे आंसर होगा डी, आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द थर्ड लेवल ऑफ कंट्रोल इन द कंट्रोल पिरामिड ऑफ हायरार्की? थर्ड लेवल सेम चीज़ है, उसी टाइप का आप बात करिएगा कि ऊपर में जैसे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो थर्ड लेवल हो गया इंजीनियरिंग कंट्रोल, आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 17, PPE स्टैंड्स फॉर? ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको मिल ही जाएगा। PP स्टैंड्स फॉर व्हाट? यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा यहाँ पे देगा, लेकिन आपको जो पता होना चाहिए ऑप्शंस, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 18, आइसोलेटिंग पीपुल फ्रॉम द हजार्ड इज नोन एज व्हाट? कोई भी हजार्ड है उसको आप जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आपको उसको आइसोलेट कर दिए, उसको अलग ही कर दिए, तो उसको आप क्या बोलेगा? वो कौन सा कंट्रोल में आता है? इंजीनियरिंग कंट्रोल में, सब्स्टिट्यूशन में, एलिमिनेशन में, PPE में, या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो गया जो प्रोसेस है, जिस हिसाब से लोग वहाँ पे काम करें जो प्रोसेस में, उसको चेंज करेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आएगा। PPE तो PPE अगर आप जानते हैं। एलिमिनेशन मतलब आप पूरा हटा दीजिए। सब्स्टिट्यूशन मतलब उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए और किसी प्रोसेस में द्वारा या और किसी थिंग के द्वारा। तो जो आता है यहाँ पे आइसोलेट करना, वो आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल में। तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 19, चेंजिंग द वे ऑफ पीपल ऑफ वर्क, अभी हम बात किए थे, वो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, आंसर विल बी ई। क्वेश्चन नंबर 20, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू रेफर ए हजार्ड टू द मैनेजमेंट इफ द रिस्क स्कोर कम्स व्हाट? कौन सा स्कोर में हजार्ड को हम लोग मैनेजमेंट को इमिडिएटली वहाँ पे रेफर करना पड़ेगा, मैनेजमेंट वहाँ पे इंटरफेयर करेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 500, ग्रेटर देन इक्वल टू 200, लेस देन इक्वल टू 200, या लेस देन इक्वल टू 20? ये भी हम लोग डिस्कशन किए हैं, ये आएगा लेस देन इक्वल टू 200। अगर रेंज 20 to 200 है तो ये आ जाएगा मैनेजमेंट का रेफरेंस के लिए। तो आंसर विल बी, देखिए यहाँ पे जैसे टेबल में देख सकते हैं आप, तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 21, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन इफ द रिस्क स्कोर कम्स ऑन? इमीडिएट अटेंशन मतलब वहाँ पे आपको इमीडिएटली वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा कि ये हजार्ड क्या है। वो आता है ग्रेटर देन इक्वल टू 200, जो टेबल अभी हम लोग देखे थे उसी में ही ये दिया गया है, आंसर विल बी। क्वेश्चन नंबर 22, अलारा स्टैंड्स फॉर व्हाट? अभी हम लोग बात किए थे कि अलार्प का जो आज लो आज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल था, ये है क्या है? आज लो आज रीजनेबली अचीवेबल, ठीक है। तो आंसर विल बी डी। इसमें कन्फ्यूजन क्या होगा कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आज लो आज रीजनेबली एक्सेप्टेबल होता है,
लेकिन ये होगा अचीवेबल, ठीक है। अब चलते हैं 23। आर ई रिप्रेजेंट्स व्हाट। ये आर ई जो होता है, ये आर ई किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? रिस्क एक्सपेंस, रिलेटेड एक्सपेंस, रिस्क एक्सपोजर या रिस्क इवैल्यूएशन या नॉन ऑफ द ऑप्शन। आंसर विल बी रिस्क एक्सपोजर। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट आर द टूल्स इन रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जो होता है उसमें कौन सा टूल है? MOM ऑफ सेफ्टी कमेटी मतलब क्या होता है कि ये मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है कि जो सेफ्टी कमेटी के में जो भी डिसीजन होता है, एक उसका एक ओवरऑल मिनट्स बनता है, ये क्या क्या चीज़ इसमें डिसीजन हुआ, वो होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ सेफ्टी कमेटी, वर्कमैन इंस्पेक्टर रिपोर्ट, सेफ्टी ऑफिसर इंस्पेक्शन रिपोर्ट या ISO रिपोर्ट। ISO क्या होता है? जो इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो रिपोर्ट है। तो ये भी रिस्क मैनेजमेंट का टूल्स होता है। ये तो चारों, तो जितना भी यहाँ पे है ये चारों सेफ्टी मैनेजमेंट का एक, रिस्क मैनेजमेंट का एक एक टूल है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25। द मेन एम्फासिस गिवन बाय द 9th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेफ्टी इन माइंस इज ऑन व्हाट। जो ज़्यादा एम्फासिस किया था 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में, वो सेफ्टी के ऊपर माइंस का, वो क्या था? नीड ऑफ ए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑन HEMM सेफ्टी, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। आंसर विल बी, अब बात किया था हम लोग स्टार्टिंग में हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ पे वो बात नहीं किया था सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 26। रिस्क मैनेजमेंट इज डिफाइंड आज। रिस्क मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मॉनिटरिंग और मैनेजिंग पोटेंशियल रिस्क इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट दे मे हैव ऑन an organization. The process of identifying, monitoring or managing potential risk in order to maximize, नहीं। The process of only identify potential risk and they may have on organization, ना, only identify नहीं करना है, तीनों करना है। आइडेंटिफाई करिए, मॉनिटर करिए और मैनेज करिए। तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 27। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान नहीं बोल रहा है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ए गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन वाज इशूड आज DGMS टेक सर्कुलर नंबर डैश इन व्हिच ईयर विथ व्हाट नंबर। ये आया था 2002 में, नंबर 13 ऑफ 2002, जो स्टार्टिंग वाला जो सर्कुलर था उसी में दिया था सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 28। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान मस्ट बी डैश एंड डैश। तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है वो क्या क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंटेड एंड रिएक्टिव, ऑडिटेबल एंड डॉक्यूमेंटेड, रिस्क बेस्ड एंड रिएक्टिव, रूल बेस्ड एंड रिएक्टिव। आंसर विल बी ऑडिटेबल एंड डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है वो एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 29। वाइल कंडक्टिंग जॉब सेफ्टी एनालिसिस इट इज नेसेसरी टू व्हाट। जॉब सेफ्टी एनालिसिस JSA, तो उसमें क्या नेसेसरी होता है? आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द एक्टिविटी, आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, टू कैलकुलेट द रिस्क स्कोर, फॉर्म ए टीम, कंसीडर द एग्जिस्टिंग कंट्रोल। आंसर होगा कि उसमें जो रिस्क स्कोर को कैलकुलेट करना वो आता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस में। तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 30। वाई वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट जो हम लोग करते हैं माइंस में, जैसे हम लोग बोले कि एक जो सेफ्टी कमेटी होता है वो भी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का एक पार्ट है। जो सेफ्टी पीट सेफ्टी कमेटी होता है उसमें हम लोग हर महीना हम लोग उसमें मीटिंग करते हैं। तो वहाँ पे वर्कर्स का पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है? अक्वेंटेड विथ वर्किंग कंडीशन, वो लोग जो वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं उसके साथ वो अक्वेंटेड हो चुके हैं जिस माइंस में काम कर रहे हैं, या बहुत सारा एक्सीडेंट वो लोग देख चुके हैं, या उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या जो एक्सीडेंट्स होता है डेवलप पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर। अगर एक्सीडेंट्स को हम लोग कम करते हैं तो वो एक पॉजिटिव कल्चर, सेफ्टी कल्चर वहाँ पे प्रोवाइड करता है। अगर वो लोग उसमें काम करें या उसमें आके वो पार्टिसिपेट करें तो जो सेफ्टी कल्चर जो होता है वो डेवलप होता है, या ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली ये चारों उसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी है, कहाँ पे काम कर रहे हैं उसको देख चुके हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट देख चुके हैं, बहुत सारी चीज़ वो शेयर भी कर सकते हैं, और एक सेफ्टी कल्चर वहाँ पे डेवलप होता है। तो आंसर विल बी ई। क्वेश्चन नंबर 31। डैश इज ए वर्किंग डॉक्यूमेंट व्हिच आउटलाइंस ऑल ऑफ द एक्शंस टू बी टेकन टू एंश्योर सेफ्टी एंड हेल्थ एट द वर्क प्लेस। देखिए यहाँ पे जो बार बार आ रहा है ना सेफ्टी एंड हेल्थ, ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये आंसर सही हो, इसका आंसर वही होगा कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान ही होगा, कि जो SMP जो होता है वो एक वर्किंग डॉक्यूमेंट है जो कि सेफ्टी एंड हेल्थ को वहाँ पे अपना जो भी एक्शन लेना है या क्या क्या करना है वो बताता है। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 32। ए कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ ए स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड द पोटेंशियल consequence इट शुड ऑकर इट्स टर्म्ड एज, ऑब्वियसली लाइक्लीहुड इनटू consequence वो होता है रिस्क स्कोर। तो आंसर विल बी रिस्क, आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 33।
द कलर कोड हम पहले भी आपको बताए थे। द कलर कोड ऑफ द रिस्क कैलकुलेटर इज, जो कलर कोड है वो क्या क्या है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो होगा ग्रीन आना चाहिए, उसके बाद येलो आना चाहिए और रेड आना चाहिए। ये पहले आपको 3 ठो रहना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या ऑप्शन देता है। तो ग्रीन रेड येलो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ग्रीन है और नहीं है, यहाँ पे ऑरेंज है, ग्रीन है, यहाँ पे ऑरेंज ग्रीन येलो, तो यहाँ पे रेड नहीं है। तो रेड जहाँ पे रहता है उसको खास करके, मैं इतना नहीं कि यहाँ पे ऑप्शन दिया रेड तो रेड ही बोल रहे हैं, कोई भी ऑप्शन अगर देता है तो उसमें देखिएगा कौन सा जो खासकर ये तीनों में तीनों रहना चाहिए पहले, उसके बाद जो ऑप्शन है उसको आप ले सकते हैं। उसके साथ जैसे ऑरेंज दिया है वो भी एक कलर है, कोड है जो कि रहता है रिस्क कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ग्रीन रेड येलो एंड ऑरेंज, आंसर बी बी। क्वेश्चन नंबर 34, द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इंक्लूड्स, जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है वो क्या क्या चीज़ को इंक्लूड करता है। पोटेंशियल हैजर्ड करता है, रिस्क स्कोर करता है, रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स करता है, मिटिगेशन मेजर्स करता है, ऑल ऑफ द अबव, आंसर बी ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि कभी भी आप सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को देखिएगा वहाँ पे स्टार्टिंग में तो आपका सीरियल नंबर रहता है, ठीक है, 1 2 3 करके से जाता है। यहाँ पे आगे कि उसका हैजर्ड क्या है, जो पोटेंशियल हैजर्ड है वो क्या है, उसके बाद उसका जो रिस्क स्कोर है वो वहाँ पे निकलेगा, ठीक है। उसके बाद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आता है, मैनेजर हो गया, शिफ्ट इंचार्ज हो गया या सुपरवाइजर हो गया, वहाँ पे आता है। उसके बाद क्या क्या एक्शन हम लोग ले रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, वो भी एक कॉलम में आता है। तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में ये सारा चीज़ इंक्लूड होता है, तो आंसर विल बी ई। क्वेश्चन नंबर 35, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द लेटेस्ट सर्कुलर गिव्स गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इन माइंस। लेटेस्ट सर्कुलर बोल रहा है कि जो अभी अभी निकला है सर्कुलर, जो गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है किस तरह से सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करिएगा माइंस में। तो यहाँ पे बहुत सारा सर्कुलर्स है, लेकिन लेटेस्ट मतलब होता है कि जो अभी का, जैसे 2021 19 ये सब दिया है। तो 21 में जो है इस टाइप का कोई ऐसा नहीं है जो कि एसएमपी के बारे में बोल रहा है, जो यहाँ पे मेंशन किया है। लेकिन ये जो डीजीएमए सर्कुलर नंबर 3 2019 जो दिया है, ये उसका लास्ट सर्कुलर था एसएमपी के बारे में। तो आंसर भी यहाँ पे डी। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन में यहाँ पे दिखाया, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप का आते, ज़्यादा हार्ड है नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन आपको मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हर एग्जाम में, ये आपको जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया टोटल एसएमपी का जो थ्योरी और कुछ एमसीक्यूज। आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको आने वाला एग्जाम में हेल्प करे। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, सी यू।